हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित सर आज फिर से एक बार टेट सुपर टेट सी टेट की अपनी इस कक्षा में अपने पार्थ एजुकेशन ऑनलाइन परिवार में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम टेट सी टेट सुपर टेट के लिए एक सीरीज चलाने जा रहे हैं। वो सीरीज़ हमारे यहाँ ऑनलाइन प्रैक्टिस में भी उपलब्ध है और ऑनलाइन प्रैक्टिस के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिलेगी। इससे आप अपने क्वेश्चंस को और अच्छा डिफ़ाइन कर सकते हैं और अच्छा क्वेश्चन को सिस्टमेटिक नॉलेज करके उसके और अधिक उससे और अधिक अपनी सहायता ले सकते हैं। दोस्तों आते हैं क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। जी हाँ, मतलब अधिगम की प्रक्रिया का तात्पर्य क्या होता है। तो ऑप्शन एक दिया है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन। तीसरा ऑप्शन है पाठ्य वस्तु का परिमार्जन। और चौथा ऑप्शन जो है दोस्तों, इसमें आपका है चौथा ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस पहले प्रश्न का जो आंसर होगा आपका, वो आंसर होगा पहला। जी हाँ, पहला आंसर बालक के व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन होता है दोस्तों, वह परिवर्तन की प्रक्रिया ही आपके अधिगम की प्रक्रिया होती है। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। तो किशोरावस्था आप जानते हो, बाल विकास की प्रक्रिया में जो अवस्थाएं होती हैं उसमें मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। उनमें किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन लगभग पूर्ण हो चुका है, लेकिन व्यवहारों में स्थिरता आ जाती है। अस्थिरता की समस्या मतलब सांवेगिक अस्थिरता रहती है और संवेगात्मक समस्या तो बनी ही रहती है। तो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। तो आपका आंसर होगा, जी हाँ दोस्तों, आंसर होगा कौन सा, पहला आंसर होगा किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इस अवस्था तक शारीरिक परिवर्तन पूर्ण हो चुका होता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। तो हमारे जो दोस्त सुपर टेट का एग्जाम देने जा रहे होंगे, सुपर टेट में ये टॉपिक आपका है कि शिक्षक की भूमिका को लेकर। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में। दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में। तीसरा है बच्चों के चरित्र का निर्माण करने में। और चौथा जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है दोस्तों, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, किसी भी विषय के टीचर आप हों, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, किसी विषय के, आपको हर समय याद रखना है इस बात का कि आपको साइकोलॉजी आनी चाहिए। अगर आपको साइकोलॉजी नहीं आती तो आप अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते। इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों, वो आंसर होगा आपका इनमें से सभी। जी हाँ, चौथा आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं मित्र। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। जी हाँ, तो शिक्षण मनोविज्ञान की जो प्रक्रिया होती है उसमें आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ 2 विधियां होती हैं। तो वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, तो आपका आंसर इसमें होगा कौन सा, जी हाँ, आंसर होगा आत्मनिरीक्षण विधि। तीसरा आंसर होगा आत्मनिरीक्षण विधि, क्योंकि वह वस्तुनिष्ठ विधि नहीं होती। अगला है प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें मूल प्रवृत्ति होगा, मूल प्रवृत्ति संबद्ध संवेग से मेल नहीं है। जी हाँ, मतलब मूल प्रवृत्तियाँ अपने संवेगों के आधार पर कहाँ सही से नहीं रखी गई हैं। तो पहला देखिए, पलायन है तो भ्रम के साथ ये सही है। युद्ध प्रियता जो होती है, युद्ध जो होता है क्रोध में होता है। अप्रियता में घृणा होती है, लेकिन संवेदना जो होती है उसमें आश्चर्य नहीं होता दोस्तों। तो इसका आंसर होगा कौन सा, आपका दूसरा। जी हाँ, दूसरा आंसर इसका करेक्ट होगा। अगला आते हैं, अगला कोटेशन। जी हाँ, कोटेशन CTET वगैरह में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह किसका कथन है। तो याद रख लीजिए, ये गेट्स का कथन है। जी हाँ, ये गेट्स का कथन है दोस्तों। चलिए अगला है, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, जब वह बोलना शुरू करता है, जब वह घर से बाहर निकलता है, जब वह जन्म लेता है। तो दोस्तों, सीखने की जो प्रक्रिया है
अनौपचारिक रूप से बच्चे के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। जी हाँ, तो इसका आंसर होगा कौन सा? चौथा आंसर इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया। तो मनोविज्ञान ने पाठ्यचर्या केंद्रित बना दिया, मनोविज्ञान ने शिक्षक केंद्रित बना दिया, बाल केंद्रित बना दिया, विषय केंद्रित। तो याद रखिएगा, किसी भी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया जो होती है वो छात्र केंद्रित होती है, बाल केंद्रित होती है। बालक के व्यवहारों, स्वयं तर्कों, स्वयं खोज की प्रवृत्तियों को यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। तो ये जो होगा आंसर आपका क्या होगा? बाल केंद्रित शिक्षा। जी हाँ, इसका आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने आज गया है, क्षमता का दूसरा नाम। जी हाँ, आपके सामने अगला प्रश्न आ गया, क्षमता का दूसरा नाम। तो परिपक्वता की प्रक्रिया जो होती है वो प्रक्रिया आपकी क्षमता की प्रक्रिया होती है। ठीक है, रायबर्न के अनुसार अगला प्रश्न है, रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है। बच्चा और शिक्षक का संबंध बिल्कुल होता है, बच्चे और समाज में संबंध बिल्कुल होता है, शिक्षक और विषय में संबंध, विषय और बच्चे में संबंध। तो इसका आंसर होगा थर्ड। जी हाँ, तीसरा आंसर होगा इसका। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, ये भी बिल्कुल सही है। परिवर्तन को देखा और मापा जा सकता है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कभी नहीं। तो कभी भी याद रखिएगा, विकास में होने वाले परिवर्तन को ना तो देखा जा सकता है और ना तो मापा जा सकता है। इस कारण इसका जो आंसर होगा, आपका आंसर होगा तीसरा, परिवर्तन को देखा और मापा जा सकता है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना किसका उदाहरण है? तो सहानुभूति, ये टॉपिक CTET में बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अगर दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहते हैं तो वो निष्क्रिय सहानुभूति होती है। जी हाँ, कौन सी? निष्क्रिय सहानुभूति होती है। अगला, कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? तो आदर जो होता है दोस्तों, जी हाँ, आदर जो होता है वो अमूर्त स्थायी भाव होता है मित्रों। जी हाँ, अगले प्रश्न पर आते हैं, संवेद जो सामान्यतः सुख देता है। तो कौन सा संवेग है जो सुख देता है? करुणा, एकाकीपन, भूख और आत्माभिमान। तो याद रखिए, करुणा से कभी भी सुख नहीं होता, एकाकीपन से सुख नहीं होता। इस समय लॉकडाउन में सब लोग एकाकी हैं क्या? सुखी हैं क्या? भूख से भी सुखी नहीं होता। लेकिन जब स्वयं व्यक्ति को अभिमान हो जाए, अभिमान का मतलब अहंकार नहीं, अभिमान का मतलब होता है सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो वह जो होता है सुख देता है। अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों में से संबंधित सहायक सामग्री नहीं है? अगर आप सुपर टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित अधिगम सहायक सामग्री नहीं है? तो शिक्षण अधिगम सामग्रियों में ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है ये शिक्षण सहायक सामग्री है, लेकिन गतिविधि आधारित सामग्री नहीं है। गतिविधि आधारित का मतलब क्या होता है? जिसमें कुछ ना कुछ क्रिया हो, कुछ ना कुछ गतिविधियां हो। तो इसका आंसर होगा कौन सा? एक, ओवरहेड प्रोजेक्टर। आपने देखा होगा नाटक जो होता है उसमें तो गतिविधियां होती हैं, प्रदर्शन होता है जो प्रदर्शनी लगती है उसमें भी गतिविधियां होती हैं, क्षेत्र भ्रमण उसमें भी गतिविधियां होती हैं। लेकिन इस ओवरहेड प्रोजेक्टर तो एक निर्जीव वस्तु होती है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कक्षा कक्ष में संप्रेषण के प्रकार हैं। तो कक्षा कक्ष में संप्रेषण के प्रकार होते हैं। तो संप्रेषण, ये टॉपिक आप उठा के देख लीजिए, सुपर टेट और सीटेट दोनों में दिया हुआ है। जी हाँ, कक्षा कक्ष में अगर टीचर को अपनी बात बच्चे को समझानी है तो संप्रेषण बहुत आवश्यक है। तो संप्रेषण जो होता है वो शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक भी, इसलिए इसका आंसर होगा दोनों। जी हाँ, संप्रेषण जो होगा वो दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, अनुदेशन का प्रणाली उपागम है। जी हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, अनुदेशन का प्रणाली उपागम है। तो अनुदेशन का प्रणाली उपागम शिक्षक केंद्रित व्यवस्था, छात्र केंद्रित व्यवस्था, कक्षा केंद्रित या समस्या केंद्रित। तो याद रखिएगा, अनुदेशन जो प्रणाली होती है वो अनुदेशन प्रणाली आपके समस्या केंद्रित होती है। किसी भी कक्षा में सबसे पहले छात्र की समस्या शिक्षक लेता है,
जी हाँ, और इसी समस्या का कोई भी शिक्षक क्या करता है, तो इसी समस्या का कोई भी शिक्षक दोस्तों समाधान करता है, और इसी समाधान की प्रक्रिया में ही सब कुछ निहित होता। तो अनुदेशन की प्रणाली होती है, इसमें जो प्रणालियाँ होती हैं वो कई प्रणालियाँ होती हैं, जिसमें ET1, ET2, ET3 इत्यादि सम्मिलित होती हैं। तो इसका आंसर होगा चौथा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। जी हाँ, समूह विधियों द्वारा मतलब जिसमें समूह द्वारा सिखाया जाता है। तो वाद विवाद में भी समूह होता है, कार्यशाला में भी समूह होता है, विचार गोष्ठी को ही हम सेमिनार कहते हैं, उसमें भी समूह होता है। तो इसका आंसर होगा कौन सा, चौथा। जी हाँ, इसका आंसर होगा दोस्तों चौथा। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान, ये बहुत फेमस कोटेशन है दोस्तों, आप सबको बिल्कुल पता है, इसको भूलना नहीं है, ये बहुत पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा दूसरा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में किशोरावस्था में किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह का महत्व या तीव्र समायोजन? तो तीव्र समायोजन किशोरावस्था में नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होता। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। जी हाँ, बच्चे के सांवेगिक विकास को, शारीरिक विकास को, संकल्प शक्ति को, आत्मविश्वास को। तो सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है बीमारी और थकावट का शारीरिक विकास पर। शारीरिक विकास ही सही से नहीं होगा तो बच्चा अन्य विकास की प्रक्रियाओं में पिछड़ जाता है। अगला, फिर से ये कोटेशन बहुत पूछा जाता है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, या किसने कहा? तो वुडवर्थ की कोटेशन है। किसकी? वुडवर्थ की। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। आप हमारे पार्थ एजुकेशन से पर डे ऑनलाइन चलने वाली कक्षाओं से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें CTET की कक्षा और आपके सुपर टेट की कक्षाओं का संचालन जारी है। आप कुछ भी जुड़ करके हमसे अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, पर डे लाइव क्लास होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो सीखना कुछ नया करना है, बिल्कुल सही बात है। सीखना अनुभवों का संगठन होता है, बिना सही, बिल्कुल सही बात है। क्या सीखने की प्रक्रिया बिना उद्देश्यों की भी हो सकती है? कभी नहीं। और सीखने की असफलता का कारण समझने की असफलताएं हैं। ठीक, तो इसका आंसर होगा थर्ड, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है, बिना उद्देश्यों के सीखना नहीं होता दोस्तों। अगला जो प्रश्न आ गया है आपके सामने, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कंप्यूटर किस इकाई में जटिल गणनाएं करना है? ठीक है, तो कंप्यूटर किस इकाई में जटिल गणनाएं करता है? तो ये पार्ट आपका कंप्यूटर में भी, सुपर टेट में भी है और यहाँ भी है। तो CPU, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। जी हाँ, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अगला 25वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? ठीक है, प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है। तो प्रेरणा का अभाव, जीवन से ना जोड़ना, अधिगम परिस्थितियां। जी हाँ, अधिगम परिस्थितियां जो होती हैं वो आपके अधिगम के प्रभाव में अवरोधक नहीं होती, कभी नहीं होती। अगला है, आप सब जानते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अधिगम में बहुत पूछा जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य थार्डाइक नियम है? उपयोग का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम। तो 3 जो होते हैं, जी हाँ, आप सबको पता है 3 मुख्य नियम होते हैं। सबसे पहला मुख्य नियम तत्परता का, दूसरा है कौन सा? अभ्यास का, और तीसरा है कौन सा? प्रभाव का। जी हाँ, 3 मुख्य नियम होते हैं। तो इसका आंसर होगा दूसरा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ठीक है, तो जब हम किसी नई परिस्थितियों में जाते हैं तो वहाँ समायोजन की प्रक्रिया लागू होती है। तो पहला आंसर इसमें दिया हुआ है संतुलन प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। समायोजन संतुलन प्रदान करता है, समस्या का समाधान करता है, बिल्कुल। समायोजन की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। क्यों? क्योंकि समायोजन की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है दोस्तों। और क्या सही नहीं है? तो यही सही नहीं है। समायोजन की उपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिर जाता, बिल्कुल। जी हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा तीसरा। अगले प्रश्न पर आते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है तो सामाजिक परिवेश। जी हाँ, अधिगम की प्रक्रिया को सामाजिक परिवेश बहुत प्रभावित करता है दोस्तों।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? जी हाँ, तो सहनशीलता बिल्कुल होती है, आत्मविश्वास भी होता है, संवेगात्मक परिपक्वता, इनमें से सभी। चौथा आंसर इसका करेक्ट होगा दोस्तों। और अगला अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने, निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से जी नहीं, छात्र के द्वारा होता है वहाँ पर, तो इसका आंसर होगा कौन सा? पहला, ये गलत कथन है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको हमारे पार्थ एजुकेशन चैनल से जुड़ना है या तो हमारी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी देना है, तो मैं आपको बता दूं निःशुल्क हमारे यहाँ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। आप अपने फ़ोन पे प्ले स्टोर पर जाकर पार्थ एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.partheducation.online पर संपर्क कर सकते हैं, या हमसे जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबरों पर 9335351003 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या दूसरे नंबर 9451216656 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी जुड़ सकते हैं। तब तक दोस्तों ऐसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए सबके साथ, और आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।